क्या हाल चाल और कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। स्वागत है सभी बच्चों का परिश्रम बैच में। आज की इस क्लास के लिए एक बार सभी बच्चे अटेंडेंस लगा देंगे। लाइव चैट कमेंट सेक्शन में लिखना है जय हिंद जय कॉमर्स और बता देंगे भाई क्या हाल चाल, क्या जैसे रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन नंबर है 6। तो आइए, आज की क्लास जो है बहुत इंटरेस्टिंग है। ध्यान रखिए, यहाँ पर मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट होगा। तो लेक्चर नंबर है 6 और चैप्टर का नाम होगा कंज्यूमर बिहेवियर एंड डिमांड। नाम क्या है? उपभोक्ता व्यवहार एवं मांग। पिछले क्लास में हम लोग उदासीनता वक्र या फिर तटस्थता वक्र पर बात कर रहे थे, जिसको इंडिफरेंस कर्व कहा जाता है। शॉर्ट में इसे हम लोग आईसी के नाम से जानते हैं। आईसी मतलब इंडिफरेंस कर्व, ठीक है जी। प्रतिस्थापन की सीमांत दर देखे हम लोगों ने, यानी कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशंस, जिसे हम शॉर्ट में MRS कहते हैं। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशंस को MRS कहते हैं। तो ये दो टॉपिक हम लोग बहुत अच्छे से कवर कर चुके हैं। इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों हमने करवाया आपको। लेकिन आज की क्लास में हम लोग देखेंगे दो टॉपिक। एक तो हमारा होगा बजट लाइन, जो कि आप लोगों ने बार बार सवाल किया कि सर बजट लाइन कब पढ़ाओगे, तो आज की क्लास में होगा। और दूसरा होगा बजट सेट। अब बजट लाइन जो है वो एक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है। यहां से ध्यान से एक एक पॉइंट को समझना, एक एक सेकेंड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। जिस तरीके से मैं करवाऊंगा पूरे डेप्थ में जाकर के, उस तरीके से ही आपको एक एक सेकेंड यूजफुल बनाना है भाई। बिल्कुल भी खराब मत करना अपने समय को। पेन पेपर लेकर के बैठ सकते हैं अभी से। जैसे जैसे मैं ड्रॉ करूंगा साथ साथ में आप ड्रॉ करेंगे। जैसे जैसे मैं बताऊं आप साथ साथ में अभ्यास करेंगे। आपके एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने दूंगा, गारंटी हमारी है। यहां पर आते हैं सबसे पहला कि सर बजट लाइन होता क्या है। उससे पहले मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, क्या आप लोगों को पैकेट खर्चे मिलते हैं घर से या नहीं? सर मिलते तो हैं। सचिन आज हमारा गमछा कहीं रह गया है ना। और मैं जल्दी से बता दूं इनकम का, सभी हुआ काटे, सही सही बात बताना है आपको। तो हाँ, यहां पर हम बात कर रहे हैं मनी इनकम का। किसकी बात कर रहे हैं भाई? इनकम का। सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है एक बार ध्यान से रख लो, वाई का मतलब इनकम होता है। इकोनॉमिक्स में आई से इनकम को डिनोट नहीं करते हैं, इनकम को वाई से डिनोट करते हैं। इनकम यहां पर वाई से डिनोट किया जाएगा, बार बार ध्यान रखना। या फिर आप चाहें तो इनकम को मनी इनकम भी बोल सकते हैं, एम से भी डिनोट कर सकते हैं। जब भी आप बजट लाइन पढ़ेंगे तो आप एम से ही मनी इनकम को डिनोट करना, आई फॉर इनकम डिनोट मत करना। ध्यान से यहां पर सुन लीजिए, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं। एम का मतलब है मॉनेटरी इनकम या फिर मनी इनकम, ठीक है जी, मौद्रिक आय। और मान लो कि आपके मनी इनकम 100 रुपए है, ठीक है। मनी इनकम कितने आपके पास? 100 रुपए है। और जो प्रोडक्ट आप परचेज करना चाहते हैं उसका नाम है एक्स। उसका नाम क्या है? एक्स है। उसकी प्राइस की अगर हम बात करें तो लिख दिया PX, यानी कि प्राइस ऑफ गुड एक्स। यानी कि जो एक्स वस्तु है उसका दाम, उसकी प्राइस की अगर बात करो तो मान लीजिए यहां पर वो 20 रुपए का है। कितने रुपए का है? 20 रुपए का वो प्रोडक्ट है। देखो देखो क्या क्या पूछ रहे हो यहां पर, बताओ। प्राइस ऑफ एक्स कितना है? 20 रुपीज है। और प्राइस ऑफ वाई की बात करो, यानी कि जो वाई कमोडिटी है, जो वाई गुड्स है, उनके प्राइस कितने हैं? तो 10 रुपया है। आपके पास मनी इनकम कितना है? 100 रुपया है। अब आप मुझे बताओ कि ये दो कमोडिटी आप परचेज करने अगर मार्केट में जा रहे हो तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है कि आप एक्स गुड्स को कितना परचेज कर पाओगे एंड वाई गुड्स को कितना परचेज कर पाओगे। क्योंकि देखो मार्केट में जो है ना प्राइस फिक्स होता है, चाहे तो आप वीआईपी हो या फिर आप जनरल कोई जो है वो आम जनता है, सबके लिए प्रोडक्ट के प्राइस फिक्स रहते हैं मार्केट के अंदर। किसी के लिए कम या ज्यादा नहीं होता है। यहां पर जो मार्केट माना जा रहा है वो परफेक्ट कंपटीशन एज्यूम किया जा रहा है। इसका मतलब एक ऐसा मार्केट जहां पर लार्ज नंबर में बायर एंड सेलर होते हैं, वही मार्केट मान करके यहां पर चला जा रहा है। मार्केट की बातें आगे चैप्टर में करेंगे, बट उससे पहले बताइए ये जो प्रोडक्ट के प्राइस हमने लिए हैं गुड एक्स एंड गुड वाई का, ये प्राइस हमारा बिल्कुल भी फिक्स है। बिल्कुल क्या है? फिक्स है। और फिर हमारे मनी इनकम कितने हैं? तो 100 रुपीज है।
अब सोचिए कि आपकी क्या क्या पॉसिबिलिटी बन रही है। आप एक्स गुड्स को कितना परचेज कर पाएंगे अगर आपकी पूरी की पूरी मॉनेटरी इनकम सिर्फ एक्स गुड्स पर खर्चे कर दिया जाए, वाई पर नहीं। आप एक बार ऐसा सोच लो, एक बार ऐसा सोचो, है ना। क्या कह रहे हैं, यहां पर लिख देता हूं मैं, व्हेन इंटायर मनी इनकम, यानी कि संपूर्ण जो आमदनी आपकी है। मैं ऐसे बात करता हूं, रुको, डायरेक्टली मैथमेटिकल आते हैं, चूंकि हमने सारा टेबल में तो किया ही है। मैं ऐसे करता हूं आपके लिए और सुविधाजनक बनाते हैं। मान लो यहां पर हमने एक्स गुड्स परचेज करना है, ठीक है जी। तो एक्स गुड्स की क्वांटिटी आप कितनी ले पाएंगे अगर सिर्फ आपका मनी इनकम एक्स गुड्स पर ही खर्च होना है। तो मॉनेटरी इनकम सिर्फ किस पर खर्च करने हैं, एक्स पर। एक्स का प्राइस हमने ले लिया, तो आप यहां पर कहेंगे कि सर 100 रुपया हमारे पैकेट में है और 100 का 100 रुपया अगर हम एक्स गुड्स के प्राइस पर लगा दें तो हमारा जो है यहां पर 20 रुपीज का ये प्रोडक्ट है। कितनी यूनिट परचेज कर पाएंगे हम, तो 5 यूनिट परचेज कर पाएंगे, 5 यूनिट खरीद पाएंगे। लेकिन बताइए इसी समय सेम इसी टाइम आप बताओ, क्या वाई गुड्स का कोई भी यूनिट खरीद पाओगे, नहीं खरीद पाओगे, क्योंकि यहां पर फॉर्मूला तो लग जाएगा M/Py। लेकिन आप जरा ध्यान से देखिएगा तो मॉनेटरी इनकम आपके पास बचा ही नहीं है, क्योंकि 100 का 100 रुपया एक्स गुड्स पर आपने खर्चे कर दिए। और वाई गुड्स का प्राइस भले ही मार्केट में 10 रुपए का है, लेकिन आपके पास पैसा ही नहीं बचा, तो आप उसकी कोई भी यूनिट नहीं खरीद पाएंगे। ये बात क्लैरिटी हो गई है सभी को या नहीं, बताओ। इसका मतलब ये बना कि हम जब पूरा का पूरा 100 रुपए एक्स गुड्स के प्राइस पर खर्च कर देते हैं तो सिर्फ हम 5 यूनिट परचेज कर पाएंगे गुड एक्स। अब चूंकि हमारा सारा पैसा खत्म हो गया है तो हम वाई का कोई भी यूनिट नहीं परचेज कर पाएंगे, कोई भी यूनिट हम परचेज नहीं कर पाएंगे, 0 यूनिट हम ले पाएंगे, मतलब कुछ खरीदारी नहीं हो पाएगी। ऐसे ही आप यहां पर यह समझ लो पहला पॉसिबिलिटीज बना। अगर मैं ऐसे ही और पॉसिबिलिटीज बनाने की कोशिश करूं तो आप मुझे बताओ, गुड एक्स को अगर हम यहां पर मान लेते हैं कि मॉनेटरी इनकम और प्राइस ऑफ एक्स है, लेकिन हम इस पर कोई भी पैसा खर्च नहीं करना चाहते हैं, और जबकि एक्स गुड्स का प्राइस 20 रुपया मार्केट में है, लेकिन हम खर्च ही नहीं करना चाहते अपना मनी, तो हमारा जो खरीदारी है वो 0 यूनिट रहेगा, मतलब हम एक्स गुड्स को नहीं खरीद पाएंगे। अब सारा पैसा आपके पास अभी भी बचा हुआ है, क्योंकि आपने एक्स गुड्स पर कोई भी पैसे खर्च नहीं करे हैं। तो सिर्फ और सिर्फ यहां पर आप उस समय वाई गुड्स को परचेज करेंगे, जो कि मॉनेटरी इनकम और प्लस में यहां पर आप ध्यान रखेंगे अपना प्राइस ऑफ प्रोडक्ट। तो ध्यान यहां पर है आपको कि 100 का 100 रुपया आपके पैकेट में बचा हुआ था, और वाई गुड्स जो है वो कितने रुपए का है मार्केट में, 20 रुपए का है। तो आप बताइए इसको कितनी, सॉरी वाई तो कितना है, 10 रुपए का है ना, तो आप कितनी यूनिट खरीद पाएंगे, तो यहां पर 10 यूनिट्स आप ले पाएंगे वाई गुड्स को, जबकि एक्स गुड्स आपने परचेज ही नहीं करा, सिर्फ वाई पर पैसे आपने खर्च कर दिए। तो ये था दोनों गुड्स को परचेज करने की मैक्सिमम पॉसिबिलिटी। ये क्या बना, मैक्सिमम पॉसिबिलिटी टू परचेज गुड एक्स एंड गुड वाई। क्या ये बात सभी बच्चे को क्लियर हो गया अच्छे से? हमने एक एक बात बहुत डिटेल में समझा दिया है आपको। अब हम लोग यहां पर इसके अलावे भी और भी पॉसिबिलिटी निकाल सकते हैं। क्या कर सकते हैं, और भी पॉसिबिलिटी निकाल सकते हैं। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पर बता सकता हूं, और भी मान लो थर्ड हमने एक एग्जांपल के तौर पर, ये तो था मैक्सिमम पॉसिबिलिटी, कभी हमने एक्स केवल परचेज किया वाई नहीं, तो ये एक्स का मैक्सिमम कितना परचेज कर पा रहे हैं, 5 यूनिट, और वाई का मैक्सिमम कितना परचेज कर पा रहे हैं, 10 यूनिट। मैक्सिमम क्यों बोला, क्योंकि एक बार हमारा जब सिर्फ एक्स गुड्स पर पैसे खर्च करे तो एक्स कितना खरीद पा रहे हैं, 5 यूनिट, और केवल सारा पैसा वाई पर खर्च कर दें तो वाई कितना खरीद पा रहे हैं, 10 यूनिट्स। बात यहां पर सभी को अच्छे से क्लैरिटी मिल गई होगी। रानी ठीक, एक बार सबका समझ में आ गया है। तान्या, केवल और क्यों करते हैं आप लोग, एक पॉसिबिलिटी और बना करके दिखाओ जहां हम गुड एक्स एंड गुड वाई दोनों परचेज करेंगे। ऐसा समझ लो, तो अगर हम गुड एक्स की बात करेंगे, मान लीजिए कि हमारे मनी इनकम कितना था, 100 रुपया, लेकिन मनी इनकम का यहां पर हम बात कर रहे हैं अगर केवल और केवल 80 रुपीज पर, मतलब खर्च कर दो, कितना, 80 रुपीज खर्च करो।
80, तो आप कितना जो है परचेज कर पाएंगे? 20 रुपए का सामान था एक्स गुड्स, तो आप इसको परचेज कर पाएंगे कितना? 4 यूनिट, जो कि पहले कितना कर रहे थे आप? एक्स गुड्स को 5 यूनिट परचेज कर पा रहे थे। अब हम क्या कह रहे हैं? अब आप परचेज करेंगे सिर्फ 4 यूनिट, तो आपके पैसे मात्र 80 रुपए खर्च हुए हैं। ठीक है जी, अभी भी आपके पास 20 रुपीज बचा हुआ है। आप उस 20 रुपीज से क्या परचेज कर सकते हैं? गुड वाई। लेकिन कितनी यूनिट? जरा इधर देखिए, यहां पर 20 रुपीज आपके पास बचा हुआ है मनी इनकम, और वाई का प्राइस देखेंगे 10 रुपीज है। इसका मतलब हम कितना यूनिट ले सकते हैं? बताइए जरा, कितना यूनिट ले सकते हैं हम? बताइए जरा। तो यहां पर आप जो वो 2 यूनिट परचेज कर सकते हैं क्या? बताइए जरा, क्या ये 2 यूनिट परचेज कर सकते हैं क्या? बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, सभी ने जवाब दे दिया है। बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो जी, अब और भी एग्जांपल्स आप लोग बना सकते हो ऐसे करके। क्या लग रहा है, बना लोगे? बना लोगे? बना लोगे? सब कोई बना लोगे? ठीक है जी, ठीक है। देखो बाबू, कहां पर भी आपको ना एमआरएस और एमओसी कहीं डिफरेंस नहीं पूछा जाएगा, बिल्कुल निश्चिंत रहिए। लेकिन जिस दिन हम आपका डाउट सेशन तैयार कर रहे हैं ना, उस दिन आपको हम जरूर बताएंगे कि एमओसी और एमआरएस में क्या डिफरेंस है। क्लियर हो क्या? क्योंकि आपके सिलेबस का वो हिस्सा नहीं है, तो हम उसको सेशन कहां कंप्लीट करेंगे? डाउट सेशन जिस दिन रख देंगे ना, उसी दिन कंप्लीट करवा देंगे आपको कि एमआरएस और हमें रिजल्ट चाहिए होता है, समझे? बाकी अटपटांग टॉपिक्स पढ़ने के लिए तो बहुत पर्याप्त समय हो सकते हैं क्या? हाँ, चिंता मत करिए, सारे जो भी मन में आपके डाउट आएंगे सब हम नोट करते जाते हैं। आ जाओ यहां पर 4th पॉइंट पर। अब और भी कुछ दिमाग लगा सकते हैं क्या? हाँ सर, दिमाग लगा सकते हैं। मॉनेटरी इनकम डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ वाई, सॉरी प्राइस ऑफ एक्स। अब सोचिए, जहां पर आपने 80 रुपीज खर्च किया था, वहां अगर हम 60 रुपीज केवल खर्च करें तब क्या होगा? केवल 60 रुपया खर्च किए हम एक्स गुड्स पर, तो हम कितना परचेज कर पाएंगे? 3 यूनिट्स। देख रहे होगे। एंड यहां पर आप सोचिए, गुड वाई आप कितना परचेज कर पाओगे? बताओ, क्योंकि आपने केवल और केवल मनी इनकम का 60 रुपीज खर्च किया है गुड एक्स पर। अभी भी प्राइस आपके पास भले ही वाई का कितना है? 10 रुपया है, और आपके पैकेट में कितना पैसा बचा हुआ है? 40 रुपीज, है ना? 60 रुपया तो यहां खर्चा कर दिया एक्स पर, और 40 रुपए यहां खर्च करेंगे वाई पर। तो अब वाई का हम कितना यूनिट ले पाएंगे? तो 4 यूनिट हम परचेज कर पाएंगे। बताइए जरा, क्या ये बात क्लियर है? क्या ये बात क्लियर है? बहुत बढ़िया। ऐसे ही एक और हम यहां पर बंडल या कॉम्बिनेशन बना लेते हैं। मान लो लास्ट एक और, अगर हम यहां पर देखें गुड एक्स को परचेज करना है, मान लीजिए फिर से हम ऐसा सोच रहे हैं कि चलो भाई इस बार हम सोचते हैं कि 100 रुपया में से हम 40 रुपया खर्च करते हैं। कितना? 40 रुपए। किस पर? तो एक्स गुड्स पर, जिसका दाम 20 रुपया है। उसको हम लोग कितने यूनिट खरीद सकते हैं? ओनली 2 यूनिट्स, सिर्फ 2 इकाई खरीद पाएंगे। 40 रुपया लगा करके 20 रुपया का सामान हम 2 यूनिट खरीद लिए, और बचा हुआ पैसा अभी भी 60 रुपया आपके हाथ में है। तो क्या करोगे आप? तो यहां पर देखिए जरा, अब वो पैसा हम लगा देंगे गुड वाई पर। 60 रुपया हमने खर्च कर दिया वाई पर। वाई का प्राइस कितना है? 10। तो हम कितनी यूनिट परचेज कर पाएंगे? बताइए। 6 यूनिट हम परचेज कर सकते हैं। क्या ये बात समझ आ गया? क्या ये बात समझ में आ गया क्या सभी को? बताओ जरा। और एक और हम बंडल बनाना चाहते हैं, एक और पॉसिबल है यहां पर। तो हम ले लेते हैं एक छठा पॉसिबिलिटी। इसमें से एक्स क्वांटिटी हम कितना ले पाएंगे, जरा देखें। ठीक है जी, तो यहां पर हमने मान लिया 20 रुपीज हम खर्च कर रहे हैं केवल 20 रुपीज वाले प्रोडक्ट पर। 20 रुपीज वाला प्रोडक्ट मतलब एक्स वाला प्रोडक्ट। अब देखिए जरा, इसको कितना यूनिट परचेज कर सकते हैं? मात्र 1 यूनिट। और हमारे पास पैसा कितना बचा हुआ है पैकेट में? तो यहां पर लगा दीजिए गुड्स वाई पर, गुड वाई पर प्राइस लगा दीजिए पूरा पूरा। कितना बचा हुआ है? मात्र आपने 100 रुपीज में से 20 रुपीज स्पेंड किया है गुड एक्स पर। अभी भी आपके पास 80 रुपीज बचा हुआ होगा, तो आप यहां पर लगा देंगे 10 रुपीज वाला प्रोडक्ट पर, जो कि वाई प्रोडक्ट था। कितना यूनिट परचेज कर पाएंगे?
तो आप 8 यूनिट परचेज कर सकते हैं। क्या ये बात सभी बच्चे को समझ आ गया है? क्या ये पॉसिबिलिटी लेने में किसी को दिक्कत आएगी क्या? अभी तो हमने अच्छे से डिटेल करके समझा दिया है। ठीक है जी, यही दो प्रोडक्ट हैं और दोनों प्रोडक्ट के प्राइस फिक्स हैं। पहले दिमाग में बैठाइए इस चीज को कि प्रोडक्ट के प्राइस मार्केट में फिक्स होते हैं। दूसरा ये मानना है, एज्यूम कर लेना है कि एक कंज्यूमर के पास कुछ तो मनी इनकम होगा और उसी मनी इनकम से वो दोनों प्रोडक्ट परचेज करने जा रहा है मार्केट में। ऐसे अगर आप दिमाग में बैठाएंगे तो यहां पर उसी बेस पर यह कंसेप्ट तैयार किया गया है। आई होप कि सभी बच्चों को क्लियर हो गया होगा। अब इसी को जरा सही से हम लोग लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं जरा ध्यान देंगे। इसको देखो, हमने ऐसे सजाना है कि एक बार हम एक्स गुड्स को परचेज कर रहे थे 1 यूनिट, उससे भी कम कितना परचेज कर रहे थे पहले 0 यूनिट। देखो एक्स प्रोडक्ट एक बार 0 लिए थे, तो सजाएंगे जरा सही से इन चीजों को, तो ऐसे बन जाएगा 0 1 2 3 4 5 बन जाएगा। और इसको जरा सही से सजाएंगे हम तो कैसे बन जाएगा, देखिए मैक्सिमम कितना परचेज कर रहे थे 10, उसके बाद 8 6 4 3 2 ऐसे करके जो भी आएगा, मतलब एक को हम बढ़ाते जाएंगे दूसरे को घटाते जाएंगे, यही हो रहा है ना। क्योंकि देखो इसको हमने 2 से 1 किया था, इनकी घटाया तो इसको हम बढ़ा पा रहे हैं। सही बात है। नेक्स्ट देखिए, वही हमें यहां पर काम करना होगा। कैसे काम करना होगा, डेफिनेशन वगैरह पर तो बाद में आएंगे। एक सही एग्जांपल ले लें जो आपको एग्जाम में लिखना भी पड़ेगा। तो यहां पर ये मत समझना कि क्या सर हम प्राइस 100 रुपये ही ले सकते हैं, नहीं नहीं नहीं, कोई भी प्राइस ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी इनकम आप अपने पास रख सकते हैं, दोनों प्रोडक्ट का कोई भी प्राइस ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगा। जल्दी बता दो, क्या यहां पर इनकम और प्राइस रटने हैं कि इसका करे वही इनकम ले लो, जो प्राइस दोनों गुड्स का लेने का मन करे वही ले लो, कोई दिक्कत नहीं होगी। कैलकुलेशन आपको करना होगा। कैलकुलेशन सिंपल अगर बनाना होगा आपको, तब आप जो है ऐसा कुछ ले लीजिए कि यहां पर देखोगे पूरे पूरे होने चाहिए। कुछ बच्चे क्या करते हैं, फ्रैक्शन में ले लेते हैं, दशमलव में ले लेते हैं और फिर आगे कैलकुलेशन में फंस जाते हैं, उनको भागा नहीं आता सही से डिवाइड नहीं कर पाते, मल्टीपल में दिक्कत आ जाती है। तो ऐसा कुछ वैल्यूज लीजिए जिसमें कि ये बिल्कुल पूर्णांक में दिखे। पूर्णांक मतलब ये पूरे पूरे नंबर होने चाहिए, इसमें फ्रैक्शन नहीं चाहिए हमें। समझ गए होगे क्या? किसी बच्चे को कोई दिक्कत है तो बताओ जरा जल्दी से। रेखा क्या है कि बजट रेखा को एक उदाहरण द्वारा समझा जा सकता है। आपको खुद लिखना पड़ेगा, ये एग्जाम में लिखा हुआ नहीं रहता है। ठीक है जी, आपसे जब भी पूछ दे कि बजट रेखा क्या है और लॉन्ग क्वेश्चन में पूछ दिया, लॉन्ग क्वेश्चन में जब पूछ दिया तो आप क्या करोगे, सबसे पहले लिखोगे कि बजट रेखा को एक उदाहरण द्वारा समझा जा सकता है। मतलब बजट लाइन कैन बी अंडरस्टूड विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल, एक उदाहरण के द्वारा समझ सकते हैं। सपोज हमने क्या करा, मनी इनकम हमने रख दिया 100, पीएक्स यानी कि प्राइस ऑफ एक्स रख दिया हमने 20 रुपीज और प्राइस ऑफ वाई हमने रख दिया 10 रुपीज। ठीक है जी, अब इनकी पॉसिबिलिटी जरा बनाते हैं टेबल में। पॉसिबिलिटी हमारा टेबल में कैसे बनेगा, जो हमने सिखाया वही चीज यहां पर लिखेंगे, जरा ध्यान दीजिए। अब लिखने आपको क्या होंगे कि कह रहे हैं कि 10 यानी कि इस प्रकार, इफ द इनकम ऑफ द कंज्यूमर एंड प्राइस ऑफ द बोथ प्रोडक्ट या फिर गुड्स आर एज्यूम टू बी कांस्टेंट, यानी कि हमने ये मान लिया है कि कंज्यूमर के पास इनकम और दोनों प्रोडक्ट के प्राइस बिल्कुल कैसा मान लिया है, फिक्स मान लिया है, कांस्टेंट मान लिया है। देन वी गेट द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन, और उसके हेल्प से हम इस तरह के कॉम्बिनेशन या बंडल प्राप्त कर रहे हैं। यही चीज लिखा गया कि इस प्रकार से अगर उपभोक्ता की आमदनी और दोनों वस्तुओं के मूल्य को स्थिर मान लिया जाए तो हमें निम्न प्रकार के संयोग प्राप्त होते हैं, कॉम्बिनेशन प्राप्त होते हैं। सबसे पहले यहां पर बंडल का नाम रखा ए बंडल। ए बंडल का मतलब है कि हमने प्राइस रखा है, यहां पर बार बार देखो प्राइस हमारा तो फिक्स रहेगा, प्राइस ऑफ एक्स हमने फिक्स कर दिया है, प्राइस ऑफ एक्स हमारा फिक्स है। समझ गए क्या? प्राइस ऑफ एक्स हमारा क्या है, फिक्स है। ऐसे ही हमें प्राइस ऑफ गुड वाई हमें क्या करने हैं, फिक्स कर देना है। ये दोनों प्राइस की बातें जो हो रहा है वो क्या लिखना है, हमेशा से सेम टू सेम रख देना है, इसमें कोई बदलाव कोई चेंजेस नहीं आएंगे। अब ध्यान आपको क्या देना है, देखिए जरा, एक बार आप एज्यूम क्या किए हुए हैं कि इनकम आपके पास 100 रुपया है ना, यही तो एज्यूम किए थे ना, इनकम आपके पास 100 रुपया है, प्राइस ऑफ एक्स 20 रुपीज है, प्राइस ऑफ वाई 10 रुपीज है। तो उसके हेल्प से हमें अब जो है वो प्राइस एक्स और प्राइस वाई हमने फिक्स कर दिया। ठीक है जी।
एक बार हमने ऐसा सोचा कि चलो 100 रुपया हमारे पैकेट में है ना, लेकिन हम एक्स प्रोडक्ट नहीं परचेज करते हैं। हाँ, नहीं परचेज करते हैं, ठीक है जी। आप हो सकता है कि वाई को कह दें कि नहीं परचेज करना है, तो शुरुआत में दोनों में से यानी कि एक्स या वाई दोनों में से किसी एक को जीरो रखना है। अब जिसको जीरो शुरुआत में रख देंगे उसको अब नेक्स्ट टाइम बढ़ा देंगे, समझ गए होगे। तो जीरो रखने के बाद हमने एक्स को क्या कर दिया, बढ़ा दिया, फिर से बढ़ा दिया, फिर से बढ़ा दिया, फिर से बढ़ा दिया, फिर से बढ़ा दिया। तो देखिए जरा क्या पॉसिबिलिटी बन रहा है, उसके हिसाब से ये डेटा लिखना है। 100 रुपया में से आपने एक्स प्रोडक्ट नहीं परचेज किया, मतलब 20 रुपया का प्रोडक्ट था, एक्स वाला प्रोडक्ट 20 रुपए का था और उसकी क्वांटिटी आपने कुछ भी नहीं लिया, तो क्या एक्स पर कोई खर्चा होगा? 20 रुपए का सामान है, आपने खरीदा ही नहीं, अच्छा खर्च होगा क्या? जल्दी से बताइए, कुछ भी पैसे यहां पर लगेंगे क्या? विक्रम, तृप्ति, सभी कोई बच्चे बताओ, यहां पर आपस में चैट नहीं करना है। हाँ, बाद में आप ही लोग फिर कहते हो कि छोटू सर जो देते हैं वही क्वेश्चन कहे डायरेक्ट फंस जाता है। इस तरह का सामान था, आपने खरीदा ही नहीं, तक आपने परचेज करा ही नहीं एक भी क्वांटिटी, तो एक्स पर आपका कोई भी पैसे खर्च होगा? नहीं होगा, क्योंकि भैया 20 रुपए का सामान था, आपने खरीदा ही नहीं, खर्च होंगे वे पैसे? नहीं खर्च होंगे। तो ऐसे अब सारा पैसा जो 100 रुपया था वो किस पर खर्च कर सकते हो? वाई पर। तो 10 रुपया का प्रोडक्ट था, वाई गुड्स कितने का था, उसके प्राइस देखो यहां पर लिखा हो पी वाई, कितना का था वो? 10 रुपया का था, और आपने उसकी क्वांटिटी भी कितना खरीद लिया? मान लो 10 यूनिट खरीद लिया, जितना पॉसिबल था सब खरीद लिया, क्योंकि खरीदना तो या तो एक्स है या फिर वाई, एक्स तो आपने परचेज किया ही नहीं, तो सारा पैसा कहां लगा सकते हो? वाई पर लगा सकते हैं सारा पैसा। तो वाई हमने प्रोडक्ट परचेज जैसे करा, 10 रुपया का प्रोडक्ट 10 यूनिट, तो हमारा 100 का 100 रुपया खर्च हो गया। बात समझ आ रहा है क्या? तो इस तरीके से एक्स क्वांटिटी हमने नहीं परचेज करा और वाई क्वांटिटी हमने 10 यूनिट परचेज करा, तो ये बंडल बन गया ए बंडल का नाम कैसे पड़ा है, समझ में आ गया क्या? कि एक्स का प्रोडक्ट हमने नहीं खरीदा, सिर्फ वाई खरीद लिया है 10 यूनिट, तो हमारे सारे पैसे खर्च हो गए। नेक्स्ट देखिए, बंडल बी पर आते हैं। 20 रुपए का सामान था, एक्स वाला प्रोडक्ट, हमने खरीदा 1 यूनिट, तो 20 को 1 से मल्टीपल कर देंगे, वही हमने यहां पर काम किया है। 20 को 1 से मल्टीपल कर दिया तो 20 रुपए खत्म हो गए। अब आपके पास बचे 80 रुपीस। 80 रुपीस में से अब बताइए जो आप वाई परचेज करने वाले हो कितने रुपए का है? 10 रुपए का है। 80 रुपया में 10 रुपए का सामान कितना खरीद पाओगे? 80 रुपीस आपके पैकेट में है और 10 रुपीस का प्रोडक्ट है, कितना खरीद पाओगे इस प्रोडक्ट को? तो 10 रुपीस का प्रोडक्ट है, आप यहां पर 8 यूनिट परचेज करेंगे तो आपके 80 रुपीस खर्च हो जाएंगे, तो वही आपने काम यहां पर किया है। तो इस तरीके से देखो, 20 रुपया का सामान आपने एक इकाई खरीदा, यानी कि एक्स प्रोडक्ट खरीदा, और 10 रुपया का प्रोडक्ट आपने 8 यूनिट परचेज किया, तो आपके अभी भी टोटल इनकम खर्च हो गए। मतलब आप खरीदारी ऐसे भी कर सकते थे पहले जैसा कि एक्स को नहीं लेना है, सिर्फ वाई को लेना है। अगली बार आपने क्या किया, एक्स का 1 यूनिट लेना है और वाई का 8 यूनिट लेना है, तब भी 100 रुपया ही लग रहा है। अपने पैसे से ही खरीदना, उधार नहीं लेना है। तो अब देखिए 20 रुपए का सामान अगर 2 यूनिट परचेज कर लेते हैं तो यहां पर 40 रुपीज खर्च हो गया, और 10 रुपए का प्रोडक्ट अगर 6 इकाई खरीद लेते हैं तो यहां पर 60 रुपया खर्च हो गया। तो 40 और 60 कितना हो रहा है? देखो यहां पर 20 रुपीज खर्च हो रहा है पर यूनिट पर, और 2 यूनिट परचेज किया है तो 40 रुपीज स्पेंड हो गए, और यहां पर 10 रुपीज का प्रोडक्ट 6 यूनिट खरीदा तो आपके टोटल के टोटल जो है 100 रुपीज स्पेंड हो जा रहे हैं। अगली बार देखो, नेक्स्ट देखोगे, जो भी बच्चे आपस में चैट कर रहे हैं जरा सा सतर्क हो जाइए आप। 10 रुपीज का जो प्रोडक्ट है उसको बार बार, अगली बार ध्यान दीजिए, अगर आपने एक्स को खरीदा 3 यूनिट जो कि 20 रुपए का प्रोडक्ट था, और 10 रुपीज का जो प्रोडक्ट है उसको आपने 4 यूनिट परचेज कर लिया, तो खुद ही सोच करके देखिए 20 रुपए का सामान 3 इकाई खरीदा है ना, 20 रुपए का प्रोडक्ट था, 3 यूनिट परचेज किया, तो 60 रुपीज यहां पर चले गए, तुम्हारे खर्च हो गए। और 10 रुपीज का प्रोडक्ट आपने 4 यूनिट परचेज कर लिया तो 40 रुपीज यहां पर चले गए, तो वही लिखा है 60 रुपीज यहां और 40 रुपीज यहां, टोटल 100 रुपीज स्पेंड हो जा रहे हैं इस बंडल के लिए भी। नेक्स्ट बंडल में देखो 20 रुपीज का प्रोडक्ट हमने 4 यूनिट परचेज किया है ना, 20 रुपए का सामान 4 इकाई खरीदा, तो 80 रुपया खर्च यहां पर हुआ है। और 10 रुपया का प्रोडक्ट था और हमने उसे जो है वो 2 यूनिट परचेज किया मात्र, तो 20 रुपीज यहां पर खर्च हुआ। इसका मतलब 80 रुपीज प्लस 20 रुपीज,
टोटल 100 रुपीज खर्च हुए। कौन से बंडल के लिए? ई बंडल के लिए। एफ बंडल अगर परचेज करना चाहते हैं तो ये 20 रुपीज का प्रोडक्ट हम 5 यूनिट अगर परचेज कर लें तो 100 रुपीज यहीं पर खर्च हो जाएगा। इसलिए 10 रुपीज का प्रोडक्ट जरूर है मार्केट में वाई, लेकिन हम उसको अब खरीद ही नहीं पाएंगे। तो वही लिखा है यहां पर 100 रुपीज और यहां पर 0 रुपीज, टोटल के टोटल 100 रुपीज ही बने। तो ओवरऑल आपने क्या सीखा ये बताइए। ओवरऑल आपने क्या सीखा कि हम यहां पर एक्स का प्रोडक्ट का प्राइस फिक्स मान रहे हैं, वाई प्रोडक्ट का प्राइस फिक्स मान रहे हैं, हमारे पास जो मनी इनकम है वो 100 रुपया फिक्स मान रहे हैं, और उन्हीं के हेल्प से हमने यहां पर अलग अलग जो है बंडल्स प्राप्त कर लिया है। यानी कि जब हम एक्स को नहीं खरीदते हैं तो सारा पैसा वाई पर लगाया था 10 यूनिट खरीदने पर, जब एक्स का 1 यूनिट परचेज किया तो 20 रुपया खर्चा हो गया, और वाई का 8 यूनिट परचेज किया तो 80 रुपया खर्च हो गया, फिर से 100 रुपया खत्म हो रहा है। अगर 2 यूनिट परचेज कर लें 20 रुपए का सामान तो 40 रुपीज खत्म। अब यहां पर 10 रुपए का सामान 6 यूनिट खरीद लें तो 60 रुपीज खत्म। इस तरीके से टोटल और टोटल यहां पर आप ध्यान देंगे तो आपको पता चलेगा अलग अलग कॉम्बिनेशन यहां पर बने हैं एक्स और वाई का। अगर एक्स की क्वांटिटी यहां पर धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं तो वाई का प्रोडक्ट हम कम करते जा रहे हैं। तो यहां पर बात क्लियर हो गया होगा। और देखोगे ध्यान से जरा, तो जितनी बार हम एक्स का एक एक्स्ट्रा एक एक्स्ट्रा एक एक्स्ट्रा एक एक्स्ट्रा एक एक्स्ट्रा परचेज करते जा रहे हैं, उतनी बार हमें वाई का प्रोडक्ट 2 यूनिट सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है। क्यों? अब बताओ क्यों? क्योंकि हमारे एक्स का जो प्रोडक्ट था वो 20 रुपए का था, मतलब इसके एक एक्स्ट्रा प्राप्त करने के लिए 20 रुपया चाहिए, और वाई का दाम कितना था? 10 रुपया। मतलब हम वाई के प्रोडक्ट 2 यूनिट छोड़ेंगे, 2 यूनिट सेक्रीफाइस करेंगे। ये कंफर्म हो गया कि वाई का 2 यूनिट सेक्रीफाइस करेंगे तभी जाकर के हम एक्स का एक एक्स्ट्रा यूनिट एक्स्ट्रा ले पाएंगे। क्या ये बातें क्लियर हुई है या नहीं बताइए जरा। क्या ये बातें समझ आ गया है सभी बच्चों को? क्या ये वाई गुड्स एक्स है? तो अब हमें केवल और केवल बजट लाइन बनाना पड़ेगा, डेफिनेशन हमें बाद में समझना है। यहां पर देखिए एक्स एक्सिस पहले खींच लीजिए, फिर वाई एक्सिस खींच लीजिए, यहां पर आपके 0 और वाई गुड्स यहां पर लिखेंगे वाई पर, और एक्स गुड्स आप इधर लिखेंगे एक्स एक्सिस पर। ठीक है जी। अब यहां पर 0 से 1 जो गैप है वही सेम गैप आप यहां रखेंगे, 2 3 4 5 6 7। एक्स हम लोग कहां तक जा सकते हैं? एक्स का क्वांटिटी मैक्सिमम जो 5 है। ठीक है जी, एक्स की तरफ हमने 7 ले लिया, कोई दिक्कत नहीं। अब वाई की तरफ लेते हैं, वाई का जो मैक्सिमम कहां तक गया है? 10 तक गया है। तो हम 2-2 के गैप से ले लेते हैं, 2 4 6 8 10। क्या ये बातें समझ सभी को समझ आ गया है क्या? बताइए जरा। यहां पर किसी बच्चों को यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। आई होप कि बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट हमें क्या करने हैं जरा ध्यान से देखिएगा, एक एक पॉइंट में क्लैरिटी देता हूं आपको। अगर हमने एक्स परचेज नहीं किया है तो एक्स परचेज नहीं किया तो एक्स की तरफ देखो ना, एक्स हमारा क्या रहेगा? 0। लेकिन उसी टाइम वाई का देखो क्वांटिटी कितना परचेज कर रहे हैं? 10 यूनिट। तो वाई पर 10 में चले जाइए यहां पर, मतलब एक्स का है 0 और वाई का यहां पर है 10 यूनिट। इस बंडल का नाम क्या है? ए बंडल। देखिए जरा, नाम है ए बंडल। एक्स का नहीं परचेज कर रहे हैं, सिर्फ वाई खरीद रहे हैं। अब नेक्स्ट देखेंगे बी बंडल को, तो यहां पर एक्स की क्वांटिटी 1 है और वाई की 8 है। तो यहां पर मिलाइए जरा, 1 और 8 को मिलाना है। एक्स का 1 है और वाई का 8 इकाई है। ठीक है जी। यहां पर जो बंडल हमारा बनेगा उस बंडल का नाम होगा बी बंडल। क्लियर ना? नेक्स्ट देखिएगा सी बंडल को, 2 यूनिट हमने परचेज किया एक्स और 6 यूनिट हमने परचेज कर लिया वाई। तो 2 और 6 यहां पर मिला दो अच्छे से, 2 यूनिट्स को यहां पर हमने मैच करा है और 6 हमें यहां पर दिखाई दे रहा है। तो यहां पर जो बंडल तैयार हुआ इसका नाम रहेगा सी बंडल। नेक्स्ट देखोगे डी बंडल पर आइए। एक्स हमने परचेज किया 3 और वाई का 4। एक्स का 3 यहां पर है और फिर वाई का 4 यूनिट जो है वो मिला दीजिए।
वाई का 4 यूनिट। ये बात समझ आ गया होगा, बताइए जरा। नेक्स्ट देखोगे, यहां पर आते हैं ई बंडल पर। 4 और 2 यूनिट्स को मैच करना है। 4 और 2, 4 एंड 2 यूनिट को हमें परचेज करना है। तो यहां पर ले लीजिए, बताइए जरा, क्या ये बात समझ आ गया है सभी को? यहां पर बंडल का नाम होगा ई बंडल। नेक्स्ट और लास्ट देखिएगा, एफ। एक्स का हमने 5 यूनिट परचेज किया है और वाई का कुछ भी नहीं। बताइए, एक्स का 5 यूनिट परचेज किया है और वाई का इधर था ना कुछ भी नहीं। तो सारे जो पॉइंट्स बने हैं ये डॉटेड पॉइंट, इस पर हम जो है वो यहां पर एक लाइन खींच देंगे। लाइन हमारा कैसा बनेगा? ना कन्वेक्स बनेगा ना कनकेव बनेगा। जो बजट लाइन होता है वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होता है। बिल्कुल कैसा होता है? स्ट्रेट लाइन होता है। थोड़ा बहुत जो पॉइंट इधर उधर हुआ वो इसलिए क्योंकि यहाँ का गैप हमने अपने अंदाज से लिया था। आप लोग स्केल से लेना, सारा पॉइंट आपका सही सही से मैच कर जाएगा यहाँ पे। बताइए, क्या ये क्लैरिटी मिल चुका है सभी बच्चों को? एक बार बताओ, क्या ये क्लैरिटी मिल चुका है? एक बार सभी बच्चे जरूर से जरूर बताइए, जल्दी बता दीजिए, क्या ये बच्चे समझ? बजट लाइन का मतलब क्या ना, उससे पहले मैं डेफिनेशन क्लियर कर देता हूं कि आखिर में बजट लाइन दिखाया क्या हमें। बजट लाइन आखिर में क्या है? तो यही था बजट लाइन। बजट लाइन का मतलब क्या है? देखो, बजट लाइन है ना, shows the various possible combinations। क्या दिखाता है? various possible combination of two goods। कितनी वस्तुओं के बारे में? 2 वस्तुओं के बारे में various possibilities को बताता है। डाइट अ कंज्यूमर, जो कि एक उपभोक्ता, जो कि एक कंज्यूमर कैन बाय, खरीद सकता है, गिवन हिज मनी इनकम एंड गिवन प्राइसेस ऑफ 2 गुड्स। यानी कि दोनों प्रोडक्ट के प्राइस बिल्कुल मार्केट में फिक्स थे और मनी इनकम भी हमारे पास पहले से था। तो मनी इनकम और दोनों प्रोडक्ट के प्राइस पर हम कितने सारे पॉसिबल बंडल्स बना सकते हैं, यही चीज एक बजट लाइन दिखाता है। एंड क्या कह रहा है कि जितने भी पॉसिबिलिटीज ऑफ कॉम्बिनेशन बने हैं उनके कोस्ट जो है आएंगे कितना? तो कोस्ट ऑफ ईच कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू द कंज्यूमर्स इनकम। कि प्रत्येक बंडल की लागत कितना आएगा? 100 रुपीज। आप यहां पर देखिए जरा, बंडल की बातें अगर कर रहे हैं तो चाहे तो यहां पर आप ए बंडल खरीदिए, ए बंडल खरीदने पर आपको क्या मिल रहा है? एक्स नहीं मिल रहा है, लेकिन वाई 10 यूनिट्स मिल गया, तब भी आपके सारे पैसे खत्म हो जा रहे थे। ऐसे ही आपने यहां पर अगर बी बंडल परचेज किया जिसमें एक्स आपको 1 यूनिट मिल रहा है और वाई जो है 10 यूनिट, सॉरी 8 यूनिट मिल रहा है, सॉरी 1 और 8 यूनिट मिल रहा है, तो ऐसे आपके 100 यूनिट, सॉरी 100 रुपीज खर्च हो गए। यहीं से देख लो आप, अगर हम एक्स का परचेज करते हैं 3 यूनिट तो वाई का मिल जाता हमें 4 यूनिट, तब भी हमारे 100 रुपए खर्चे हो जाएंगे यहां पर। मतलब चाहे तो हमारा बंडल ए की बात करो, बी की बात करो, सी डी ई एफ, इनमें से कोई भी बंडल परचेज कर सकता है कंज्यूमर, जो उसकी मर्जी, जो उसकी मर्जी, क्योंकि वो सारा उसके बजट में आ जा रहा है। ये सारे कॉम्बिनेशन जो बने हैं उनके बजट के अकॉर्डिंग ही बना है, इसलिए कंज्यूमर अपनी मर्जी का मालिक अब यहां पर है, वो कुछ भी खरीद सकता है। बंडल ए भी परचेज कर सकता है या फिर एफ भी परचेज कर सकता है, लेकिन इन सब में से केवल एक ही बंडल तो खरीद सकता है ना क्योंकि यहां अगर खरीद लिया बंडल बी तो यहीं पर तो उसका सारा पैसा खत्म हो जा रहा है, तो बाकी बंडल्स वो नहीं खरीद पाएगा। समझ गए होगे? क्योंकि इस बंडल की लागत भी 100 रुपए, इस बंडल की लागत 100 रुपए, इस बंडल का कॉस्ट भी 100 रुपया, इस बंडल का कॉस्ट भी 100 रुपया, इस बंडल का कॉस्ट भी 100 रुपया और इस बंडल का कॉस्ट भी 100 रुपया। बताओ जी, कैसा लगा? कैसा लगा? अब कुछ बच्चे कहेंगे क्या सर, ये बजट लाइन के ऊपर कोई भी बंडल होगा तो हम उसको खरीद सकते हैं क्या? हाँ जी, खरीद सकते हो, क्यों नहीं खरीद सकते? ये सब सारे पॉइंट तो उसी बजट लाइन के ऊपर ही बने हैं। तो बजट लाइन के ऊपर बने हुए जितने भी ये पॉइंट्स हैं, यही सब जो है बजट सेट कहलाता है, क्योंकि कंज्यूमर का बजट यहां सेट हो गया है, ना उसको ज्यादा पैसे की जरूरत है ना कम। समझ गए? अगर आप बी बंडल या सी बंडल डी बंडल किसी पर भी खर्च निकालना चाहते हैं तो वही फॉर्मूला यूज करिए जो मैंने शुरुआत में बताया, जो यहां पर लिखा हुआ है, पी एक्स इंटू क्यू एक्स, मतलब एक्स वस्तु पर किया गया खर्च निकल जाएगा।
एक्स गुड्स पर आपने कितने खर्च किए वो निकल जाएगा, अगर प्राइस और क्वांटिटी मल्टीपल कर दिया जाए तो। ऐसे ही अगर y का प्राइस और y की क्वांटिटी मल्टीपल कर दोगे तो y पर किया गया खर्च निकल जाएगा, y पर आपने कितने सारे पैसे स्पेंड किए हैं। तो जरा हम यहां पर लिख रहे हैं फॉर्मूले को, आप इसी के हेल्प से आप जो है वो जरा कैलकुलेट करके हमें बताइए कि बी बंडल पर हमारे कितने पैसे खर्च हो रहे हैं, क्या वो मनी इनकम के बराबर है खर्च या नहीं। मतलब इधर अगर देखेंगे तो दोनों प्रोडक्ट पर किया गया खर्च दिखा रहा है, और इधर एम का मतलब मनी इनकम, मतलब हमारा जो टोटल खर्च है वो मनी इनकम के बराबर होना चाहिए। ए बंडल, बी बंडल, सी बंडल, डी बंडल, ई बंडल, एफ बंडल पर किसी भी बंडल पर मनी इनकम के बराबर खर्चा निकलेगा। आप कैलकुलेट जरा करना शुरू कर दो। ठीक है जी, ठीक है जी। अब बी बंडल पर निकालिए जरा खर्च, बी बंडल पर हम खर्च निकालना चाहते हैं तो पी एक्स कितना था, इधर देखो पी एक्स कितना है, 20 रुपया है। ठीक है जी, ऐसे निकालेंगे। और क्वांटिटी कहां से पता चलेगा, तो देखो बी बंडल पर आ जाओ, क्वांटिटी कितना ले रहे हैं, 1 यूनिट, तो यहां पर लिख दो 1 प्लस पी वाई कितना है, यानी कि प्राइस ऑफ वाई कितना है, 10 रुपीज है, तो यहां पर आप 10 लिख दीजिए। और क्वांटिटी कितना परचेज कर रहे हैं, तो देखो ना बी बंडल पर क्वांटिटी कितना दिखा रहा है, 8 यूनिट, बी बंडल पर 8 यूनिट, तो आप यहां पर 8 लिख दो। अब जरा सोचिए कि 20 रुपए का सामान एक इकाई खरीदा तो 20 रुपए यहां खत्म हो गए, और 10 रुपया का प्रोडक्ट पर आपने 80 रुपया इधर खर्च कर दिया है, मतलब टोटल के टोटल आपके जो हो 100 रुपए खर्च हो गए किस बंडल पर, बंडल बी पर। ऐसे ही खर्च आपको बाकी बंडल्स पर भी कैलकुलेट कर सकते हो, सेम निकलेगा। वैसे तो कैलकुलेशन इधर किया हुआ है, समझ आ गया, मैं सिर्फ उधर अलग से दिखा रहा था ताकि आपके प्रैक्टिस बने रहे। अब आप बताएंगे यहां पर, अब आप यहां पर बताएंगे कि क्या बजट लाइन की ये बातें समझ आई है या नहीं। एक बार मैं दोबारा से रिपीट करूंगा, इस बार हिंदी मीडियम में। इस बार हिंदी मीडियम में क्या लिखा हुआ है कि बजट रेखा दो वस्तुओं के विभिन्न संभावित संयोगों को दिखलाती है जिन्हें उपभोक्ता अपनी दी हुई आय और दो वस्तुओं की दी गई कीमतों पर खरीद सकता है। इनमें से प्रत्येक संयोग की लागत उपभोक्ता के आय के बराबर ही होगी। बात समाप्त हो गया। तो बजट रेखा हो गया खत्म, लेकिन इसके अंदर कंडीशनल क्वेश्चन आते हैं, यहां से एमसीक्यूज पूछा जाएगा और आप लोग फंस जाते हो फिर। लेकिन मैं हूं तब तक तो आप भरोसा कर सकते हो कि आपके एक एक पॉइंट में क्लियर करूंगा। अब देखिए जरा यहां पर, हाँ जी, अब देखिए जरा यहां पर कंडीशनल क्वेश्चन क्या क्या बनते हैं। सबसे पहले तो आप ये भी नाम जान लो, ये भी जान लो कि बजट लाइन को हम लोग कई और भी नाम से जानते हैं, जैसे कि इसको हम लोग बोल सकते हैं प्राइस लाइन। एक भी चीज ध्यान दिए होगे आप लोगों ने कि प्राइस लाइन इसका नाम तो दे रहे हैं, लेकिन हम लोग वाई एक्सिस पर भी वाई गुड्स का क्वांटिटी नोट करते हैं, और एक्स गुड्स भी हम लोग एक्स एक्सिस पर ही नोट करते हैं, एक्स की क्वांटिटी। मतलब ये प्राइस लाइन बता रहे हैं इसको, ये वाला जो लाइन है ये प्राइस लाइन है, लेकिन जरा देखोगे प्राइस लाइन में कहीं प्राइस ही नहीं है वाई पर भी वाई का क्वांटिटी और एक्स पर है एक्स की क्वांटिटी। ठीक है जी, तो प्राइस कहां गया, प्राइस एज्यूम करके चल रहे थे और उसकी वजह से ही हम एक्स की क्वांटिटी और वाई की क्वांटिटी परचेज कर पाए। क्लियर ना। अब इस चीज को जरा ध्यान देखेंगे, ध्यान से देखेंगे, यहां पर हमने पहला नाम आपको बता दिया है कि बजट रेखा को हम लोग कीमत रेखा को हम लोग बजट लाइन को हम लोग कीमत रेखा भी बोल सकते हैं, यानी कि प्राइस लाइन बोल सकते हैं। इसे मार्केट ऑफर कर्व भी कहा जाता है, हालांकि कर्व नहीं एक लाइन बनता है ये, लेकिन लोगों ने नाम दे दिया। तो बाजार प्रस्ताव वक्र यानी कि मार्केट ऑफर कर्व भी इसको कहा जाता है। मार्केट ऑफर लाइन भी आप अपने शब्दों में बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। फिर लाइन ऑफ कॉम्बिनेशन, चूंकि अलग अलग बंडल्स बन रहे हैं, कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं, इसलिए बोल दिया लाइन ऑफ कॉम्बिनेशन की अलग अलग कॉम्बिनेशन से मिलकर के बना है। फिर नेक्स्ट बना इसका नाम संयोजन संभावना रेखा, यानी कि लाइन ऑफ पॉसिबल कॉम्बिनेशन। नाम दोनों एक ही है, सेम है। आगे देखिएगा इनकम प्राइस लाइन, चूंकि ये जो बजट रेखा बना है ये इनकम और टू कमोडिटी के प्राइस के हेल्प से बना, इसलिए इसका नाम पड़ा है आय मूल्य रेखा, यानी कि इनकम प्राइस लाइन। तो इनमें से किसी भी एक नाम को रटने की कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि यहां से एमसीक्यू नहीं रहते हैं, सिर्फ एक नाम रहेगा और वो नाम यहां पर हमने वीवीआई लगा दिया जी। सिर्फ एक ही नाम ध्यान रखना है, एक ही नाम ध्यान रखना है, प्राइस लाइन।
बजट लाइन को हम लोग प्राइस लाइन भी बोलते हैं, बात खत्म। इससे ज्यादा कुछ नहीं ध्यान रखना है। बाकी आप इधर नहीं पढ़िए तो भी कहीं नहीं पूछा है आज तक कहीं नहीं पूछा है। पहला वाला जरूर ध्यान रखिएगा, ठीक है जी, पहला वाला जरूर ध्यान रखिएगा। बढ़िया। अब आते हैं आपके कंडीशनल क्वेश्चन पर। हम कंडीशनल क्वेश्चन ये आता है, कई बार पूछ लेगा बजट रेखा का समीकरण क्या होता है। बजट रेखा का समीकरण क्या होता है, यानी कि द बजट लाइन कैन बी एक्सप्रेस्ड बाय द फॉलोइंग इक्वेशन। तो इक्वेशन यहां पर बजट लाइन का क्या होता है, फिर से एक बार लिख दे रहे हैं यहां पर, प्राइस ऑफ एक्स इनटू क्या होता है, क्वांटिटी ऑफ एक्स। इतना केवल लिखेंगे तो एक्स पर किया गया पैसे कितना खर्च हुआ है वो निकल जाएगा। कभी अगर निकालने के लिए कोई बोले तो ऐसे ही निकालना, एक्स प्रोडक्ट पर कितना खर्चा हुआ वो ऐसे निकलेगा। फिर वाई पर कितना खर्च हुआ है, तो पी वाई इंटू क्या करेंगे, क्यू वाई, यानी कि प्राइस ऑफ गुड वाई और क्वांटिटी ऑफ गुड वाई दोनों को आपस में मल्टीपल करेंगे केवल इतना, तो आपके वाई पर किए गए खर्च निकल जाएंगे। और चूंकि यहां पर आपका एक्स पर किया गया खर्च और ये वाई पर किया गया खर्च, दोनों खर्चे को जोड़ देंगे तो कितने के बराबर आएगा, मनी इनकम के बराबर ही आएगा। यही कहता है बजट लाइन, यही कहता है यहां पर बजट लाइन। क्लियर ना, ठीक है जी। अब यहां पर पी वाई क्या है, क्यू वाई क्या है, सब हमने नोट कर दिया है। आप एग्जाम में चाहें तो नोट कर सकते हैं या फिर छोड़ भी सकते हैं, नहीं नंबर कटता इसके लिए। लिख देते हैं तो थोड़ा ज्यादा अच्छा रहता है, ठीक है। तो आप लिख दिए ना कि पी एक्स का मतलब प्राइस ऑफ एक्स, क्यू एक्स का मतलब क्वांटिटी ऑफ एक्स, पी वाई का मतलब प्राइस ऑफ वाई, क्यू वाई का मतलब क्वांटिटी ऑफ गुड वाई, और एम का मतलब मॉनेटरी इनकम या फिर मनी इनकम लिख देना, बात खत्म। समझ पाओगे, क्योंकि सारा इसी से आगे चल करके रिलेट करेगा, है ना। तो हम लोग पहले माइक्रो इसीलिए पढ़ते हैं, पहले छोटा भाई फिर बड़ा भाई, ठीक है जी, फिर दोनों मिलकर के करेंगे तबाही। चलेंगे बिल्कुल सीक्वेंस में, जिस ऑर्डर में सिलेबस में है उसी ऑर्डर में पढ़ेंगे, ठीक है जी। चलो आते हैं अभी हम लोग कंडीशनल क्वेश्चन पर। कंडीशनल क्वेश्चन पर सबसे पहली बात ये पूछ लेता है आपसे कि बताइए बजट लाइन का स्लोप क्या होता है। तो स्लोप क्या बोला आपने कि हम लोग भैया जब भी एक्स की क्वांटिटी बढ़ा रहे थे तो हमने वाई की क्वांटिटी क्या किया, घटाया, और इसी वजह से जो बजट रेखा है उसकी स्लोप कैसी हो जाती है, नेगेटिव हो जाती है। सो लिखा द बजट लाइन, है ना, सॉरी, द स्लोप ऑफ द बजट लाइन इज नेगेटिव। कैसा होता है, नेगेटिव होता है। क्यों ना होता है नेगेटिव, क्योंकि हम एक्स की क्वांटिटी बढ़ा रहे हैं, एक्स की मात्रा ज्यादा से ज्यादा खरीद रहे हैं, तो वाई की क्वांटिटी हम कम खरीद रहे हैं, ठीक है जी, समझ आ गया। अब यहां पर हमने स्लोप तो समझ लिया, कह रहा है कि विच शोज दैट, जो हमने एक्सप्लेन किया वो सारी चीजें लिख दिया है। तो कह रहा है कि विच शोज दैट फॉर अ गिवन इनकम एंड अ गिवन प्राइस ऑफ टू गुड्स इफ द कंज्यूमर बाइज मोर ऑफ वन गुड्स, यानी कि एक को अगर वो ज्यादा खरीद लेता है, ही विल बी एबल टू बाय लेस क्वांटिटी ऑफ अदर्स, कि वो दूसरी वस्तु की कम मात्रा खरीद पाएगा। अगर एक की क्वांटिटी उसने बढ़ा लिया तो दूसरी की क्वांटिटी वो कम खरीद पाएगा। इसीलिए यहां पर देखो दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए इसका स्लोप कैसा बना है, ऋणात्मक बना है, नेगेटिव स्लोप बना है। क्लियर है ना, सभी बच्चों को क्लियर हो गया है, सभी बच्चे को क्लियर हो गया है। यहां पर किसी को दिक्कत नहीं कि स्लोप नेगेटिव क्यों बोल रहे हैं। नेगेटिव स्लोप इसलिए बोल रहे हैं, यहां नेगेटिव स्लोप इसलिए बोल रहे हैं कि x की क्वांटिटी हमने बढ़ाया तो y की क्वांटिटी हमने कम कर दिया है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो जी, अब स्लोप जो लिखे जाएंगे ना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, यहां से क्वेश्चन आता है, देखो कैसे कहता है कि स्लोप ऑफ द बजट लाइन लिखो, क्या होगा। तो दोनों प्राइस जो आपने देखा, प्राइस ऑफ एक्स, प्राइस ऑफ गुड वाई, दोनों का रेशियो ले लिया जाता है। पहले किसका लोगे, तो प्राइस ऑफ एक्स पहले रखना है ऊपर और बाद में रख देना है प्राइस ऑफ वाई। तो इसको बोलते हैं असल में, अगर दोनों को एक साथ में देख करके बात किया जाए तो इसका नाम भी होता है, ध्यान रखना, हमने नीचे लिखा हुआ है हालांकि इनके नाम, यानी कि अगर केवल हम यहां पर इतना लिख दें तो इसको बोला जाता है नेगेटिव प्राइस रेशियो।
नाम क्या देते हैं? नेगेटिव प्राइस रेशियो। कई बार आपके एमसीक्यू में ये वाला बात लिखा रहेगा, नेगेटिव प्राइस रेशियो। इसको क्या बोलते हैं? प्राइस रेशियो, प्राइस ऑफ एक्स, प्राइस ऑफ वाई। समझ आ गया? तो नेगेटिव साइन के साथ है क्योंकि इसका स्लोप कैसा होता है? नेगेटिव होता है, इसलिए नेगेटिव साइन के साथ आप रखेंगे प्राइस रेशियो को। तो इसका नाम यह है, ध्यान रखना। प्राइस रेशियो भी लिख देगा कि बजट लाइन का स्लोप कौन बताता है? प्राइस रेशियो, इनकम रेशियो। तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, लगेगा बजट को तो इनकम को बोलते हैं, बजट तो इनकम को बोलते हैं, ऐसा लगेगा तुमको, तो वहां गलत कर दोगे। असल में ये प्राइस रेशियो ही बजट लाइन का स्लोप बताता है। क्लियर ना? जैसे एक प्रोडक्ट का प्राइस कितना था? एक्स का प्रोडक्ट जो है उसका प्राइस था 20 रुपया और वाई प्रोडक्ट का प्राइस कितना था? 10 रुपया। तो दोनों का रेशियो बताइए कितना आया? तो यहां पर आया रेशियो 2:1 का। क्या रेशियो आया? 2:1 का रेशियो आया। समझ आ रहा है क्या? चलो जी, अच्छा है। नेक्स्ट कह रहे हैं कि इस तरह बजट रेखा मूल्य अनुपात को इंगित करता। हमने लिख भी दिया, अच्छा किया आपके लिए, वहां पर लिख भी दिया है। चलो जी आगे आते हैं। कंडीशनल क्वेश्चन में से, कंडीशनल क्वेश्चन में से फर्स्ट क्वेश्चन, आप सभी को अलर्ट हो जाइए। पहला क्वेश्चन जवाब नहीं दोगे तो, जवाब नहीं दोगे तो क्या होगा? हाँ जी, कुछ भी हो सकता है। देखो यहां पर फिलहाल अब क्या कह रहे हैं, क्या कंडीशनल क्वेश्चन ये है, कह रहा है कि कंज्यूमर्स इंटायर मनी इनकम इज स्पेंट। अगर कंज्यूमर ने क्या किया? संपूर्ण आय खर्च कर दिया है ऑन परचेजिंग अ बंडल और कॉम्बिनेशन लोकेटेड ऑन अ बजट लाइन। कह रहा है कि अगर बजट लाइन के ऊपर कोई बंडल है, जैसे मान लीजिए यहां पर एक हमने बजट लाइन तैयार किया, यहां पर हमारा बंडल बना हुआ था ए, अगला है बी, नेक्स्ट हमारा सी, नेक्स्ट है डी, फिर यहां पर बंडल है ई और लास्ट में क्या था? एफ। इतने सारे बंडल थे। अब इन बंडलों में से आपने क्या समझा? इन बंडलों में से कंज्यूमर कोई भी बंडल एक परचेज करेगा तो उनके कितने पैसे खर्च होंगे? बताइए जरा कमेंट में, बताइए जरा। आप सभी बच्चे एक बार बता दो कि अगर यहां पर सिर्फ और सिर्फ हम बात कर रहे हैं इन बंडलों का, ए, बी, सी, डी, ई और एफ, इन बंडलों में से किन पर जो है यहां पर, सॉरी, इन बंडलों में से कोई भी एक बंडल परचेज करेंगे तो कितना पैसा खर्च होगा? तो कह रहा है कि इंटायर मनी इनकम खर्च हो जाएगा, संपूर्ण आय खर्च हो जाती है। यहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है, कई बार पूछा हुआ है। समझ गए क्या? ये जो है वो कई बार क्वेश्चन यहां से पूछे गए हैं, इसलिए वीवीआई है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एमसीक्यू ऐसे ही पूछता है कि बजट लाइन के ऊपर ये सारे बंडल था तो कंज्यूमर का कितना पैसा खर्चा होगा? तो सारे पैसे खर्च हो जाएंगे। ठीक है जी, सारे पैसे खर्च हो जाएंगे, इनकम के बराबर पैसे खर्च हो जाएंगे, ऐसे लिख दो। तो वही लिखना है कि बजट रेखा पर स्थित, ये बजट रेखा पर ही अवस्थित है, लोकेटेड है। किसी भी बंडल या संयोग के क्रय करने पर उपभोक्ता की संपूर्ण आय खर्च हो जाती है। मतलब कंज्यूमर्स का इंटायर मनी इनकम इज स्पेंड इफ ही परचेज दिस बंडल, दिस बंडल, दिस बंडल, दिस बंडल, दिस बंडल, दिस बंडल। समझ आ गया क्या? बढ़िया। तो इनमें से किसी भी बंडल को परचेज करेगा तो सारे पैसे खत्म हो जाएंगे, उसके कुछ भी नहीं बचेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं। अब आपसे मैं यहां पर इसमें बात करूंगा तो थोड़ा आप लोग कंफ्यूज भी हो सकते हो, इसलिए मैं डायग्राम से बात करता हूं। डायग्राम से बात करते हैं, रुको, डायग्राम से क्लैरिटी अच्छा मिलेगा। अब ये हमारा जो वो, इनमें से आपने देखा बी बंडल पर भी हमारे 100 रुपए खर्च हो रहे थे, ऐसे ही सी बंडल पर खर्चा हो जाएगा 100 का 100, डी बंडल पर ही भी, ई बंडल, एफ बंडल, ए बंडल, सब पर 100 रुपए ही खर्च हो रहे हैं। लेकिन अगर हम यहां पर मान लो एक बंडल ले लिए हुए हैं जो कि बजट रेखा से बिल्कुल अंदर है, समझ पा रहे हो ना? ध्यान से देखना, ये हमारा बजट रेखा था ए से लेकर के एफ तक, और बजट रेखा से अंदर अगर कोई पॉइंट हमारा बना हुआ है तो आप जरा बताइए कि क्या ये बंडल को परचेज करने पर, हमें ये बंडल परचेज करने पर कितने प्राइस लगेंगे? जरा ध्यान से देखिए और जवाब दीजिए। ठीक है जी। संयम कह रहा है कि सर इकोनॉमिक्स याद नहीं होता है, क्या करें? इसके लिए सिस्टमैटिक तरीका है,
जैसे जैसे मैं नोट्स देता हूं वैसे वैसे ही आपको नोट करना है, आगे पीछे कुछ मत करना, कहीं किताब से उठा करके बीच में कुछ मत लिख लेना। हमारे नोट्स में कुछ एक्स्ट्रा लिखने की जरूरत ही नहीं है आपको। आप लोगों ने गौरव तो छपी नहीं है आज तक। तो यहां पर जरा ध्यान से देखिए, इस वाले बंडल को परचेज करने पर कितने पैसे हमारे खर्च होंगे? 60 रुपए खर्च होंगे। ठीक है जी, मैं कैलकुलेट करके देखता हूं, जो बच्चे जवाब नहीं दे पा रहे हैं उनके लिए। तो इस वाले बंडल का नाम कुछ दे देते हैं, मान लो जी बंडल हमने नाम दे दिया इसका। ठीक है जी, हमने नाम क्या दिया है? जी बंडल। तो इस वाले बंडल पर हमारे कितने पैसे खर्च होंगे जरा देखें। हमने लिखना है प्राइस ऑफ एक्स इंटू क्वांटिटी ऑफ एक्स, प्लस क्या लिखना है? प्राइस ऑफ वाई इंटू क्या लिखना है? क्वांटिटी ऑफ वाई। ठीक है जी, और ये कितना खर्चा होना चाहिए? मनी इनकम के बराबर। जरा देखते हैं खर्च होता है इतना या नहीं। तो सबसे पहले देखोगे प्राइस ऑफ एक्स कितना था, इधर देखो 20 रुपया था। क्वांटिटी ऑफ एक्स पर फोकस करिए, क्वांटिटी ऑफ एक्स कितना है? क्वांटिटी ऑफ एक्स देखो 1 इकाई है, तो आप यहां पर लिखेंगे 1। प्राइस ऑफ वाई कितना है? 10 रुपीज है। और क्वांटिटी कितना परचेज कर रहे हैं? इसमें से सीधा देखो यहां पर 4 यूनिट परचेज कर रहे हैं, तो यहां पर 4 लिखिए। अब देखिए 20 रुपीज यहां पर एक्स गुड्स पर खर्च हो गए और 40 रुपीज यहां पर वाई गुड्स पर खर्च हो गए, मतलब टोटल के टोटल हमारे 60 रुपए खर्च हुए। अब इसी प्रकार से जैसे ये वाला पॉइंट यहां पर हमने बनाया है, वैसे ही आप कोई भी पॉइंट अगर ये बजट रेखा के अंदर कोई भी पॉइंट कहीं पर भी बना लो, चाहे तो यहां पर बना दो, चाहे इधर कहीं बना दो, इधर बना दो, यहां पर बना दो, ये बंडल्स को खरीदने पर कम पैसे लगेंगे, पूरे पैसे खर्च नहीं होंगे। यही चीज बताता है, यानी कि ये जितने भी हमने बंडल्स बनाए अभी बजट रेखा के अंदर, वो सारा जो है वो आप उनमें से किसी भी बंडल को परचेज करेंगे जो बंडल बजट रेखा के अंदर कहीं पर भी हो, यहां हो, यहां हो, यहां कहीं हो, इधर कहीं हो, इधर कहीं हो, इन बंडल्स को खरीदने पर पूरे पैसे खर्च नहीं होते हैं, कुछ पैसे बच जाते हैं। ये बात समझ आ गया या नहीं बताइए जरा एक बार। हमने प्रूफ भी दे दिया आपको कैलकुलेट करके कि बजट लाइन के अंदर, ये बजट लाइन है, इसके अंदर कोई भी खरीदारी करेंगे तो पैसा हमारा बचा हुआ रहेगा, सारा पैसा खर्च नहीं होगा। क्या ये बात सभी को क्लियर हो गया है? बस समाप्त ही हो गया लेक्चर आपका, लेक्चर द एंड हो रहा है, बस कुछ मिनट की सब्र कर लो, कुछ मिनट की सब्र कर लो। तो वही बात हमने यहां पर लाइन बाय लाइन लिख दिया है, देखा आपने? एक बार रीड करते हैं इसको हम लोग। यहां पर रख दीजिए गुड एक्स, ठीक है जी, यहां पर रख दीजिए गुड वाई, यानी कि वाई वस्तु। अब आपको सिर्फ एक बजट लाइन बना लेना है और नाम दे देना है, यहां पर ए था और डायरेक्ट यहां पर लिख सकते हैं अब एफ, क्योंकि बीच में बी सी डी ई था। अब हमने पॉइंट्स ऑफ पॉइंट को इंडिकेट करना है जो पॉइंट बजट लाइन के अंदर है, तो ए से लेकर के एफ तक हमारा बजट लाइन था और उसके अंदर एक पॉइंट हमने दिखा दिया जिसका नाम दे दिया जी बंडल, कुछ भी नाम दे सकते हैं। तो इस वाले बंडल की चर्चा हो रही है जहां पर पैसे बचे हुआ रह जाएगा, क्योंकि बजट लाइन के अंदर खरीदारी हमने किया, यानी कि हमारे पास 100 रुपया था और 100 रुपये में से मात्र हमने कितने रुपए का सामान खरीदा? यहां पर देखो हमारे पास बजट में कितना था? 100 रुपया, और हमने ये बंडल खरीदा तो मात्र 60 रुपए खर्चे हुए। तो मतलब बजट था हमारे पास ज्यादा और खर्चे हमने कम किए, इसको बोलते हैं औकात से कम खरीदारी किया। समझ गए क्या? औकात से खरीदारी कम किया, यानी कि जितनी परचेजिंग पावर था सब परचेजिंग पावर खर्च नहीं किया अभी तक, उनके हाथ में अभी भी पैसे बचे हुए हैं। तो देखेंगे लिखा है बाय परचेजिंग अ बंडल और कॉम्बिनेशन लाइंग विद इन अ बजट लाइन, यानी कि बजट लाइन के अंदर कोई पॉइंट है, सो अ कंज्यूमर सेव्स सम मनी इनकम। क्लियर है ना? वही लिखा है कि एक बजट रेखा के अंदर अवस्थित किसी भी बंडल या संयोग के क्रय करने पर उपभोक्ता की कुछ आमदनी बची हुई रह जाती है, खर्च नहीं होती है। ठीक है, लास्ट देखिए कंडीशनल क्वेश्चन में लास्ट, यहां से भी एमसीक्यू पूछ सकता है कि अगर बजट रेखा के बाहर हो गया तब क्या होगा। तो वही बात फिर से बजट लाइन पर ही जाते हैं और आपको यहां पर बता दें कि बजट लाइन पर कहीं पर भी एक बंडल ले लो जरा, सॉरी बजट लाइन से बाहर, यानी कि ए से लेकर के एफ जो हमारा बजट लाइन है उससे बाहर एक पॉइंट ले लेते हैं, मान लो यहां पर ले लिया हमने। ठीक है जी, ये वाला पॉइंट ले लिया हमने मान लो समझने के लिए, या फिर हम कहीं पर भी ऊपर ले ले रहे हैं, मान लो यहां पर ले ले रहे हैं। अब बताइए क्या ये बजट लाइन से बाहर है या नहीं? पहले ये बात बताओ, क्या ये वाला पॉइंट बजट लाइन से बाहर है या नहीं? बजट लाइन तो हमारा ये वाला है और बजट लाइन से काफी बाहर है ना?
इसके नाम कुछ भी दे सकते हो आप, यू दे दीजिए नाम। हम अलग कलर इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं बार बार ताकि आपको थोड़ा अच्छा दिखे, नहीं तो सब लगेगा कि मिल गया है आपस में। तो यू हमने नाम दे दिया। तो क्या ये यू बंडल को हम खरीद सकते हैं या नहीं, बताइए जरा सभी बच्चे, बताइए एक बार चैट करके बताइए, क्या ये यू बंडल को हम खरीदारी कर सकते हैं या नहीं? क्या ये यू बंडल को खरीदारी कर सकते हैं या नहीं? हाँ, कैसे खरीदारी कर सकते हो भाई? बजट रेखा से बाहर खरीदने का मतलब समझते हो? तुम्हारे पास 100 रुपया है और हम तुमको कह रहे हैं 100 रुपया से ज्यादा का सामान खरीद लो, कैसे खरीद पाओगे? है ना? तो यहां पर जरा इसकी पॉसिबिलिटी तलाश करते हैं। तो हमारी पॉसिबिलिटी क्या निकलेगी जरा देखते हैं। ये डॉटेड लाइन है, हमने खींच लिया एक पॉइंट यहां से, और ये खींच दिया हमने यहां पर, यहीं पर आ रहा है ना इस लाइन से इधर। तो इसमें क्या दिखाया कि x की क्वांटिटी 4 यूनिट एंड y की क्वांटिटी 6 यूनिट। जरा ध्यान से देखिएगा, x का प्राइस कितना था? 20 रुपया। तो 20 रुपए का सामान को 4 इकाई खरीदेंगे तो कितना खर्च होगा? 80 रुपए खर्च होंगे। 20 चौक 80 रुपए खर्च हो जाएगा। और इधर जो वो 10 रुपए का सामान 6 इकाई खरीद लिया, मतलब 60 रुपए इधर खर्च हो जाएंगे और 80 रुपए इधर खर्च हो जाएंगे, है ना? तो 140 रुपए लगेगा टोटल। कितने लगेंगे? इस वाले बंडल को खरीदने के लिए टोटल कितना लगेगा? 140 रुपया। दिखा दूं क्या? दिखा दूं क्या, बताओ? यहां पर देख लीजिए, जरा इसको कैलकुलेट करिए। 20 रुपए का प्रोडक्ट है, 4 यूनिट खरीदने बोल रहा है, तो 20 चौक यहां पर हो गया 80 रुपए। 10 रुपए का प्रोडक्ट है और ये खरीदने के रहा है 6 यूनिट। समझ पाए? तो यहां पर देखोगे 80 रुपए खर्च हो रहा है और इधर 60 रुपए, तो 80 और 60 कितना हो जाएगा? 140। 140 रुपीस लगेंगे इस वाले बंडल को खरीदने के लिए, जबकि आपके पैकेट में कितना है? मात्र 100 रुपीस है। इसलिए आप नहीं खरीद पाओगे। 40 रुपए आपको ज्यादा लगेगा खरीदारी करना चाहते हो तो 40 रुपया और चाहिए, तभी इस बंडल को खरीद पाओगे, अन्यथा नहीं। तो हमारे बजट में से तो पॉसिबल नहीं हुआ, इसलिए इस वाले पॉइंट को हम लोग बजट सेट नहीं कहेंगे, क्योंकि ये हम खरीद ही नहीं पाएंगे। तो बजट सेट कौन कौन सा बनेगा? ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट, डी पॉइंट, ई पॉइंट, एफ पॉइंट, ये सब बनेंगे बजट सेट। इवन जी पॉइंट भी हमारा बजट सेट कहलाएगा, क्योंकि इसकी भी हम खरीदारी कर पा रहे हैं 60 रुपया में, है ना? लेकिन बजट लाइन के जो बाहर ये वाला पॉइंट बना है यू, इसकी खरीदारी पॉसिबल नहीं है। सो इस पॉइंट को बोलेंगे अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन। क्या बोलेंगे? अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन, क्योंकि हम इसे अटेन नहीं कर सकते, इसको गेन नहीं कर सकते, प्राप्त नहीं कर सकते, खरीदारी नहीं कर सकते, परचेज नहीं कर सकते, कुछ भी बोल दो। तो वही लाइन यहां पर लिखा हुआ हमने, ध्यान दीजिएगा इसको जरा। लिखा है क्या कि परचेजिंग अ बंडल और कॉम्बिनेशन दैट लाइज आउटसाइड द बाउंड्री लाइन या फिर बजट लाइन रिक्वायर्ड मोर इनकम, यानी कि बजट लाइन के बाहर कोई बंडल स्थित है तो उसको खरीदने के लिए ज्यादा पैसे की आवश्यकता होगी। तो यहां पर आप सिर्फ यहां से बजट लाइन ड्रॉ कर देंगे ए से लेकर के एफ तक, और आप बता देंगे कि यहां पर कोई पॉइंट है यू दिया है, इसका नाम दे दीजिए अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन। ठीक है जी, मतलब यहां पर बोलेंगे अप्राप्य संयोग। आई होप कि ये बातें बहुत अच्छे से सभी बच्चों को क्लैरिटी मिल चुकी है। बता दीजिए एक बार चैट में आप लोग। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं पर रखेंगे। जाते जाते आपसे सवाल मैं पूछ लेता हूं कि बजट रेखा की ढलान कैसी होती है। बाकी तो कल की क्लास में, यानी कि हमारा जो नेक्स्ट क्लास होगा आप लोगों के लिए, उसमें हम कंप्लीट यूटिलिटी से लेकर के अब तक का एमसीक्यू लेकर के आ रहे हैं। तो सभी बच्चे रिवीजन करके आना। अगले क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि आखिर में क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं और एमसीक्यूज कंप्लीट करवाने वाला हूं। ठीक है जी, केवल और केवल एमसीक्यू होगा अगले क्लास। फोकस कर रहे थे ढलान कैसी होती है, तो नेगेटिव। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ठीक है जी। तो यहां पर सही सही जवाब क्या होगा? बजट रेखा की ढलान कैसी होती है, तो नेगेटिव स्लोप होता है। ऑप्शन बी सही है। यहां पर ऑप्शन बी पर हमने क्लिक किया
और यहाँ पर जो 70% बच्चे केवल फोकस कर रहे थे क्लास में, इसका मतलब क्योंकि 6 से 7 बार हमने में ही, तो आज की सेशन में रखेंगे इतना। और जिन बच्चों को किसी एक पॉइंटर्स पर दिक्कत या तकलीफ है तो उनको 24 घंटे के अंदर डाउट का सॉल्यूशन मिल जाएगा। फिलहाल तो आज की क्लास में बहुत स्मूथली हर एक चीज पढ़ाया आपको बजट लाइन से संबंधित। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच। बाय 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 एवरीवन।